start with another chapter, that is chapter number 9, transparency and disclosures. Now, what do you mean by this transparency and disclosures? देखो, they both are interconnected to each other. बराबर. अगर मैं ये दोनों वर्ड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, बराबर. ओके, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा? बाय रिपोर्ट्स, फाइलिंग्स एक्सेट्रा. एंड डिस्क्लोज करने के लिए यही रिपोर्ट्स यूज करेंगे. रिपोर्ट्स डिस्क्लोज कर दो सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा. रिपोर्ट्स फाइल कर दो सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा. दैट इज व्हाई दीज टू वर्ड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. बराबर. अगर मैं डिस्क्लोजर कर रहा हूं मतलब मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा हूं, राइट? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. इफ आई एम डिस्क्लोजिंग यू ऑल माई डेटा, दैट मीन्स आई एम कीपिंग ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू एंड मी. कोई मैं छुपा छुपी नहीं खेल रहा कि हाँ कुछ छुपा के रखा है ये वो. देयर आर नो रोजी पिक्चर्स. जो भी है वो तुम्हारे सामने मैं डिस्क्लोज करके रख रहा हूं. एंड द फर्स्ट एंड द मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन वी talk about disclosures is what you see on your screen as well, that is the annual report. बराबर. annual report सबसे important document हो जाता है when we talk about disclosures. okay? क्योंकि annual report एक कोई छोटा मोटा document नहीं, it comprises of many details such as, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आगे भी है, जैसे कि balance sheet, profit and loss, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, देन डायरेक्टर्स रिपोर्ट एटसेट्रा. बहुत सारी चीजें मिल जाती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर. एनुअल रिपोर्ट इज नथिंग बट कंपनी के पूरे साल भर का चिट्ठा, ऐसा समझ लो. ओके, तो सी सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर, दैट इज एनुअल रिपोर्ट. द एनुअल रिपोर्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोस्ट पब्लिक कंपनीज to disclose their corporate activities over the past year. Past year मतलब previous year में जो भी activities हुआ है वो disclose करने के लिए कंपनी अपने members को annual report देती है. The report is typically issued to shareholders and other stakeholders who use it to evaluate the firm's performance, including both operating and financial highlights. Okay? ये देखो, एक जाहिर सी बात है, अगर तुम भी शेयर होल्डर रहोगे, तुमने तुम्हारा पैसा लगाया है कंपनी में, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि कंपनी कहाँ पे ग्रो कर रही है, कहाँ पे पीछे चल रही है. वॉट एवर द फैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स आर, दे आर टू बी नोन टू यू. एंड इसी वजह से एनुअल रिपोर्ट तुमको दिया जाता है. ओके, नाउ आगे क्या बोला गया रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट? अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 34 ऑफ सेबी एलओडीआर, अ लिस्टेड एंटिटी, राइट? यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी का बात हो रहा है. अ लिस्टेड एंटिटी shall submit the annual report to the stock exchange within 21 working days of being approved and adopted in the AGM. AGM के अप्रूव होने के 21 दिन के अंदर यही एनुअल रिपोर्ट का कॉपी किधर सबमिट कर देना है? स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट कर देना है. As per recent SEBI notification, the listed entity shall submit to the stock exchange and publish on the website. क्या क्या? सबसे पहले a copy of annual report sent to the shareholders along with the notice of annual general meeting not later than the day of commencement of dispatch to the shareholders. बराबर. And in the event of any changes in the annual report, the revised copy along with the details of explanation for the changes shall be sent not later than 48 hours after the AGM. अगर सपोज जो पहले भेजा था, राइट? देखो पहले ए पॉइंट में क्या बोला है कि नोटिस का कॉपी एज वेल एज एनुअल रिपोर्ट का कॉपी सबमिट कर देना है, एज वेल एज वेबसाइट पे पब्लिश कर देना है. कितने दिन में? एक दिन के अंदर अंदर. एक दिन कब से गिनने का? उस दिन जब से डिस्पैच शुरू किया. नोटिस जब शेयर होल्डर्स को डिस्पैच किया हमने, उसके एक दिन के अंदर अंदर वेबसाइट पे और स्टॉक एक्सचेंज पे जाना चाहिए. चलो वो तो मैंने कर दिया. एजीएम पे कुछ चेंजेस करने पड़े तो रिवाइज्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा within 48 hours of the AGM. ठीक है, रिवाइज्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा within how many hours? 48 hours of AGM. Now annual report क्या क्या इंक्लूड करता है, राइट? जो मैं ऊपर लिख ही रहा था. It includes audited financial statements such as balance sheet,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एटसेट्रा, स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन मतलब ऑडिटर्स रिमार्क्स वगैरह वगैरह. ओके, दिस इज नथिंग बट ऑडिटर्स रिमार्क. whatever it may be, good or bad, वो अपने को नहीं देखना है, बट ऑडिटर्स रिमार्क्स वहां पे आ जाएंगे. देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. ओके, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ये कंसोलिडेटेड कब आएगा? जब भी मैटर होगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का. ओके, नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. बराबर, CFS, ये भी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है. यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? नाउ इट रिकॉर्ड्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ओनली अंडर इनडायरेक्ट मेथड एज प्रिस्क्राइब्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 as applicable specified in section 133 of the act, read with relevant rules framed thereunder whichever is applicable. जो भी applicable है वो. then directors report होगा. what is board report ये हम लोग आगे देखने ही वाले. MDAR that is management discussion analysis report ये भी होता है. now F, ये जो एक रिपोर्ट है यहाँ पे मैं पहला हाईलाइट कर देता हूँ, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. ये किसको सबमिट करना है? टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर आती है. जो भी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है उनको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी सबमिट करना है, डिस्क्राइबिंग द इनिशिएटिव्स टेकन बाय देम फ्रॉम एन एनवायरमेंटल, social and governance perspective in the format as specified by the board from time to time, and listed other than top 500 listed companies, listed entities other than top 500 based on market capitalization, and listed entities which have listed their specified securities on SME. SME मतलब small and medium enterprises exchange. SME का फुल फॉर्म मतलब small and medium enterprises may include, देखो इनके लिए वर्ड क्या है? may. बराबर, मे मतलब इन लोगों के पास ऑप्शन है, अगर उनको इंक्लूड करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे. मे इंक्लूड द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट ऑन वॉलंटरी बेसिस. ओके, नाउ ये था रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट. बराबर, सिंपल सा पॉइंट है ये. दिस चैप्टर टेक्निकली बोलूं तो इसका इतना कुछ वेटेज है नहीं, मुश्किल से एक क्वेश्चन आ सकता है. एंड दिस इज मोर ऑफ थियोरिटिकल चैप्टर, कोई प्रोविजंस नहीं, कुछ नहीं, खाली बस बेसिक बेसिक कंडीशंस है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है. राइट, तो ये आई थिंक छोटा सा चैप्टर है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बोर्ड रिपोर्ट. बोर्ड रिपोर्ट मतलब क्या? डायरेक्टर्स रिपोर्ट. जो अभी हमने ऊपर देखा ना, पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है. किधर गया? ये रासिंग डी लिखा है ना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट. डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नथिंग बट यू कॉल इट डायरेक्टर्स रिपोर्ट और यू कॉल इट एज बोर्ड रिपोर्ट. बात तो एक ही है, कुछ अलग नहीं. ये मत सोचना कि अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे. राइट, तो सी, board report is the most important means of communication by the board of directors of the company with its shareholders. It is a comprehensive document which serves to inform the shareholders about the performance and various other aspects of the company, its major policies, relevant changes in management, future programs of expansion, modernization and diversification, capitalization or reserves, etc. The board report enables not only the shareholders but also lenders, bankers, governments and public to make an appraisal of the company's performance and provide an insight into the future growth and profitability of the company. तो इन सिंपल टर्म्स बोर्ड रिपोर्ट से ये सारी जानकारी पता चलती है, जैसे कि कंपनी के क्या क्या पॉलिसीज है, कंपनी के क्या परफॉर्मेंस रहा है अब तक, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, किस तरह एक्सपांशन होना है, मॉडर्नाइजेशन, क्या कोई नए बिजनेस में जाना है, डाइवर्सिफिकेशन, कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है वगैरह वगैरह. शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, लेकिन अगर किसी ने पैसा दिया है, लेंडर हो, बैंकर हो, गवर्नमेंट हो, इन सब के लिए बोर्ड रिपोर्ट एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है टू मेक एन अप्रेजल ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस. क्या कंपनी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है. राइट, द कंपनीज एक्ट इज बेस्ड ऑन एनहांस्ड डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी. द बोर्ड रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट preparation of which requires a thorough understanding of the subject. The Act requires the Board of Directors to disclose various parameters including risk management, board evaluation, implementation of corporate social responsibility, statement of declaration given by independent directors.
Secretarial audit report is also required to be annexed in the board report, right? तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंक्लूड करनी होती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में भी बताओ, बोर्ड इवैल्यूएशन, हाउ डू यू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर्स। जरूरी नहीं है ना सारे के सारे डायरेक्टर्स इफेक्टिव हो सकता है कुछ डायरेक्टर फोगट में बैठे जो पगार ले रहे, बोर्ड इवैल्यूएशन भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। किस चीज का स्टेटमेंट होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऐसा डिक्लेरेशन। एंड ऑल्सो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। नाउ दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, लेट मी टेल यू। ये सिलेक्टेड कंपनीज को होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट लगाना होता है, या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल इज 50 करोड़ और मोर, या तो जिसका टर्नओवर इज 250 करोड़ और मोर। इन कंपनीज को क्या करना होता है? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट अटैच करना होता है। ओके, तो ये तो था बोर्ड रिपोर्ट। अभी लेट अस सी कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर होता क्या है। व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट? बराबर, द बोर्ड रिपोर्ट इज ऑफ OPC एंड स्मॉल कंपनी, यहां पे बस उसी को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, राइट? शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, which shall be in abridged form. Abridged मतलब in short. Abridged मतलब in short. क्योंकि रियल में बोर्ड रिपोर्ट तो 15-20 पेज का होता है. No, there is no possibility that they are going to ask you draft a board report. तो कैसा भी क्वेश्चन है, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, यहाँ पे भले ही OPC एंड स्मॉल कंपनी दिख रहा है, ये सेम टू सेम उसमें भी इंक्लूड कर देना, क्योंकि ये ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नॉर्मल बोर्ड रिपोर्ट, कुछ अलग नहीं है. ओके, तो सी सबसे पहला क्या है यहाँ पे पॉइंट आता है, एनुअल रिटर्न रिफर्ड इन सबसेक्शन, एक वेब एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड इन अ ईयर, देन एक डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. ये क्या होता है? ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है जहां पे डायरेक्टर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग पॉलिसीज की, लॉ जो भी है, कोई एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट जो कंपनी को एप्लीकेबल है, कैन दी कंपनीज एक्ट तो है ही एप्लीकेबल, बट अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट अगर कोई दूसरा एक्ट भी एप्लीकेबल है तो डायरेक्टर्स है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी कामकाज हुआ है ना वो एज पर द प्रोविजंस या एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज हुआ है. We take the responsibility that all the transactions, all the provisions has been followed, all the accounting standards and policies have been followed. ऐसा responsibility कौन ले रहा है? डायरेक्टर ले रहा है. Details in respect of frauds, chapter number 8 याद करो, auditor to report fraud, याद आया? बराबर, under subsection 12 of 143. तो अगर कुछ हुआ है other than those which are reportable to fraud, reportable to CG को रिपोर्ट करने के लिए 1 करोड़ वाला कंडीशन है, राइट? याद होगा तुम लोग को. बट यहाँ पे अगर छोटा मोटा फ्रॉड है तो वो यहाँ पे बताना पड़ेगा. एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिटर. ऑडिटर के हर एक रिमार्क के ऊपर डायरेक्टर्स का क्या कहना है वो बताओ. स्टेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बिजनेस कंपनी का फाइनेंशियल समरी एंड हाइलाइट्स, मतलब शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मटेरियल चेंजेस फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड देयर इफेक्ट इन द फाइनेंशियल पोजीशन. क्या क्या चेंजेस हुए कंपनी में. मटेरियल चेंजेस मतलब क्या? व्हाट आर द मेजर चेंजेस ईयर एंड से लेके ईयर के बिगिनिंग तक, मतलब ईयर के बिगिनिंग से लेके ईयर एंड तक. द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, कौन से डायरेक्टर आए, कौन से डायरेक्टर गए, बराबर, ड्यूरिंग द ईयर, वो सब बताओ. द डिटेल्स ऑफ significant and material orders passed by the regulators, courts or tribunals impacting the going concern status of the company's operation in future. कुछ भी ऑर्डर वगैरह है तो वो बताओ. एंड दिस बोर्ड रिपोर्ट शुड बी ऑल्सो इंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शंस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी, जो चैप्टर नंबर 10 में तुम लोग देखोगे अंडर सेक्शन 188. यू विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. तो उसके रिलेटेड अगर कोई डिस्क्लोजर देना है तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, AOC2. AOC2 is a form, but it is nothing but a format in which the related parties are to be, मतलब related party transactions are to be disclosed. तो वो AOC2 में भी डिस्क्लोज करो. ओके, सो ये सारी चीजें बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए. नाउ एज आई जस्ट नाउ सेड, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय द डायरेक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, राइट? नाउ सबसे पहला डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है? तो सी सेक्शन 134 subsection 5 of the act specifically provides that director's responsibility statement
shall set out the following affirmations. तो देखो, सबसे पहला देखो, in preparation of annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation. आ गया पॉइंट, मैं यही बोल रहा था तुम लोग को, राइट, कि जो भी है वो हम लोग ने फॉलो किया है, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं. The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, means beneficial, so as to give true and fair view to the state of affairs of the company at the end of financial year and of profit and loss of the company for that period. बराबर, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी फॉलो किया गया है. ओके, the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records. बराबर, मतलब अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स भी प्रॉपर्ली मेंटेन किए in accordance with the provisions of the act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities. बराबर, तो इसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी हमने रिकॉर्ड बना के रखा है वो प्रॉपर्ली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मेंटेन करके रखा है. कहाँ मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब बताया गया, वो सब हमने फॉलो किया. फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज, मतलब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर मेंटेन किए होगे तो फ्रॉड वगैरह पता चल सकता है, राइट. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही ठिकाना नहीं है तो फ्रॉड वगैरह कैसे डिटेक्ट करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. द नेक्स्ट इज द डायरेक्टर्स हैज प्रिपेयर्ड एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. ये भी एक डिस्क्लोजर हो जाता है. द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, बराबर, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Risk management के related हो गया, right? This is related to risk management. Okay. The directors have devised proper systems to ensure compliance with all the provisions of all applicable laws and that such system were adequate and operating effectively. Law के बारे में भी आ गया. Okay. Now यहाँ पे internal financial control system को properly explain किया. Short में तो risk management ही हो जाता है. But यहाँ पे देखो how this risk is identified. Means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of business, including adherence to company's policies, safeguarding the assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of accounting records, timely preparation of reliable financial information. ये सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट का ही काम होता है, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो कंपनी के ऊपर रिस्क आ जाएगा. कंपनी विल बी इनटू द रिस्क. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन कर रहे तो रिस्क है, कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जो भी है, राइट. सो ये सारी चीजें मैटर करती है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज कनेक्टेड विथ योर चैप्टर नंबर 2. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ये तुमने चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा, राइट. यू हैव सीन दिस इन चैप्टर नंबर 2. इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. ओके, तो उसके रिलेटेड अगर सपोज कंपनी डीवीआर इश्यू करती है, मैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बोलता हूं, कंपनी डीवीआर इश्यू करती है, तो क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करोगे तुम तुम्हारे बोर्ड रिपोर्ट में. तो सी, सबसे पहले सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट्स प्रोवाइड दैट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इश्यू डीवीआर. बराबर, ये हो गया. रूल 4 स्पेसिफाइज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच issue of DVR was completed along with following details, namely क्या क्या डिटेल्स देना है, बस. तो ये डिटेल्स तुम लोग को रट्टा मार के रखना है, सीधा बोल रहा हूं, रट्टा मार के रखना है. नाउ नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू फिल द डिटेल्स. मतलब देखो फॉर एग्जांपल ए इंफॉर्मेशन ए क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो बस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही लिख के आना है एग्जाम में. यू आर नॉट सपोज टू राइट 2000 शेयर, 4000 शेयर वगैरह वगैरह, कुछ लिखने की जरूरत नहीं. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. देन डिटेल्स ऑफ डिफरेंशियल राइट्स रिलेटिंग टू वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड. किस तरह अलग राइट्स है, डिफरेंशियल है ना, देखो नॉर्मल वोटिंग राइट्स तो है नहीं, हाउ इट इज डिफरेंट, दैट इज टू बी मेंशन्ड. ओके, परसेंटेज ऑफ शेयर्स, इफ यू रिमेंबर 74%, याद आया तुम लोग को, शुड नॉट एक्सीड 74%. तो यहां पे परसेंटेज डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सी, परसेंटेज ऑफ डीवीआर टू टोटल पोस्ट इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स इश्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स
equity share capital with differential voting rights shall carry out to be total voting rights of aggregate equity share capital. बराबर, मतलब इन सिंपल टर्म्स देखो, लॉ बोलता है 74 डीवीआर कैन नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। तो इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज बताना जरूरी है कि टोटल वोटिंग राइट्स के सामने डीवीआर का कितना वोटिंग राइट है। टोटल वोटिंग राइट्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी 100%। उस 100% में डीवीआर कितना है, 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऑब्वियसली द परसेंटेज विल बी हियर मेंशन्ड अप टू 74 समथिंग, मतलब 25, 30, 40, 50, 65, 74 कुछ भी हो सकता है, राइट। प्राइस एट विच सच शेयर्स आर इश्यूड, क्या भाव में शेयर बेचा वो। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और केएमपी टू whom such shares are issued. Then change in control if any in the company consequent to issue of equity share with DVR, क्या वोटिंग राइट्स डीवीआर देने से कंट्रोल में कुछ चेंज हुआ है, इफ यस तो वो भी डिस्क्लोज करो। अर्निंग्स पर शेयर, अभी डीवीआर देने से अर्निंग्स पर शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इफ यू रिमेंबर बायबैक में मैंने एग्जांपल दिया था कि अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम होता है। अभी इधर तो मैं डीवीआर इश्यू कर रहा हूं ना, तो अर्निंग्स पर शेयर नीचे गिरेगा, तो अर्निंग्स पर शेयर क्या हो जाएगा वो डिस्क्लोज करो। एंड पॉइंट एच में क्या बोला है, प्री एंड पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब डीवीआर देने के पहले पैटर्न क्या था, डीवीआर देने के बाद पैटर्न क्या है, ये बताना जरूरी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू स्वेट इक्विटी शेयर्स, सेक्शन 54। बराबर, so section 54(1)(d) of the act provides that where equity shares of the company are listed on stock exchange, the sweat equity shares are in accordance with the regulations made by SEBI, and if they are not listed, sweat equity shares is as per rule 8 of companies share capital and debenture rules 2014। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बेसिक सा बात है। क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, बस वही वापस ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले अगर तुम स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो तो किसको दिया, तो दैट इज the class of director or employee to whom sweat equity shares were issued, उसका नाम वगैरह लिखो। the class of shares issued as sweat equity, मतलब कौन सा, 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला, कौन सा शेयर दिया तुमने वो लिखो। the number of sweat equity shares issued to the directors, KMP or other employees, showing separately the number of shares issued to them if any for consideration other than cash, and the individual names of allottees होल्डिंग 1% और मोर ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, राइट। ये डिटेल भी देना जरूरी है। क्या डिटेल है, सबसे पहले देखो कौन से डायरेक्टर को या केएमपी को या एम्प्लॉय को कितना शेयर होल्डिंग, मतलब कितना स्वेट इक्विटी शेयर दिया है। ओके, एंड उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर 1% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है तो उसका भी डिटेल दो, दैट सो एंड सो एम्प्लॉय इज होल्डिंग 1% और मोर ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। Then next is clause D में the reasons or justification for the issue, क्यों दे रहे हो, राइट। तुमको क्या ऐसा अच्छा लगा कि तुम उसे स्वेट इक्विटी दे रहे हो। The principal terms and conditions of the issue of sweat equity shares including pricing formula, क्या भाव में दे रहे हो, क्योंकि डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, कितना डिस्काउंट किया, कैसे किया, वो सब बताओ। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर देने से कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए वो बताओ। परसेंटेज ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप शेयर कैपिटल, याद आया कुछ, 15%, 25%, याद है कुछ, तो परसेंटेज बताना जरूरी है। कंसिडरेशन अदर देन कैश रिसीव्ड और बेनिफिट अक्रूड बाय द कंपनी फ्रॉम स्वेट इक्विटी शेयर्स, अर्निंग्स पर शेयर वो तो गिरने ही वाला है, तो अर्निंग्स पर शेयर क्या हो गया अभी वो बता दो। ओके, तो ये होता है डिस्क्लोजर व्हेन यू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर। जब भी तुम स्वेट इक्विटी शेयर दोगे, सपोज क्वेश्चन आता है, यू बीइंग द कंपनी सेक्रेटरी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिटेल्स बेस्ड ऑन द डिस्क्लोजर्स इफ कंपनी इज सपोज टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुमको ये सभी ए से लेके आई तक पूरा लिस्ट लिख देना है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, डोंट वरी, बट ए से लेके आई तक तुम लोग को पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, now the next concept what you see is regarding ESOS 62(1)(b, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगर कंपनी ESOS देना चाहती है तो क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करोगे बोर्ड रिपोर्ट में। ओके, व्हाट आर द थिंग्स विच यू विल डिस्क्लोज, व्हाट आर द डिटेल्स विच यू विल डिस्क्लोज। तो देखो सबसे पहले ऑप्शंस ग्रांटेड, याद है, ग्रांट ऑफ ऑप्शन, कितना ऑप्शन दिया, ऑप्शंस वेस्टेड कितना लिया वो भी तो मैटर करता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अराइजिंग, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, ऑप्शंस लैप्स्ड, कितने ऑप्शंस कैंसिल हो गए, एक्सरसाइज प्राइस कितने में दिया,
क्या वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शंस है, जो भी है वो वेरिएशन लिखो। कितना पैसा आया, तो जिसको मैं बोलूंगा मनी रियलाइज्ड। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस इन फोर्स, कितने ऑलरेडी यूज्ड है, बराबर। एम्प्लॉय वाइज डिटेल्स, ऑप्शंस ग्रांटेड टू, केएमपी का डिटेल दो। एनी अदर एम्प्लॉय हु रिसीव्स ग्रांट ऑफ ऑप्शन इफ इन एनी 1 year of option amounting to 5% or more of the options granted during that year। मतलब सपोज इस साल में 100 रुपए के ऑप्शन दे रहा हूं और मिस्टर ए को मैंने 10 रुपए का ऑप्शन दिया, तो मिस्टर ए का नाम बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज 5% और मोर। 100 के सामने 10 रुपया मतलब 10% हुआ ना। 100 के सामने 10 रुपया मतलब 10%। यहां पे क्या बोला है, किसी ऐसा एम्प्लॉय जिसको तुम रिसोर्स दे रहे हो, जो साल का 100 रुपया दे रहे हो, तो 100 का 5% से कम होना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा दे रहे हो कोई बात नहीं, तो उसका डिटेल्स दो यहाँ पे कि इसको ज्यादा ऑप्शंस दिया गया है। आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज हु आर ग्रांटेड ऑप्शंस ड्यूरिंग 1 year इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इश्यूड कैपिटल। ऊपर 5% ऑफ टोटल ऑप्शन था, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, 5% ऑफ टोटल ऑप्शन, मतलब ऑप्शन 100 रुपए का था, तो अगर मैं मिस्टर ए को 10 रुपए दे रहा हूं तो मिस्टर ए का नाम आएगा ना। कंपनी का इश्यूड कैपिटल है 1 लाख, बराबर। सर 1 लाख नहीं, चलो कंपनी का इश्यूड कैपिटल है 100 रुपया, लेट अस से एग्जांपल। और मिस्टर ए के पास ऑलरेडी 1 रुपए के शेयर्स हैं, बराबर। या हु आर ग्रांटेड ऑप्शन ड्यूरिंग एनी ईयर इज इक्वल टू 1% ऑफ द इश्यूड कैपिटल, तो भी उन लोग का डिटेल देना है कि हाँ मिस्टर ए ऑलरेडी 2% होल्ड कर रहा है, तो इट इज लाइक एक्सीडिंग 1% और इक्वल टू 1%। 1 होता तो भी मिस्टर ए का नाम देना पड़ता। क्यों? क्योंकि इज होल्डिंग 1% ऑफ द इश्यूड कैपिटल, टोटल इश्यूड कैपिटल ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू purchase by the company of giving loans by it for purchase of shares, section 67। नाउ ये सेक्शन तुम लोग को सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर है यहाँ पे। ओके, नाउ प्रोवाइसो टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 read with rule 16(4) the company shares debentures capital rules 2014 provides that where voting rights are not exercised directly by the employees in respect of shares which scheme for provision of money or purchase of subscription for shares by the employees or trustees for the benefit of the employees of the board relate inter alia disclose the board report। मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉइज वोटिंग राइट्स ले रहे, राइट, provides that where the voting rights are not exercised directly by the employees in respect of the shares to which the scheme for provision of money or purchase or subscription of the shares by employees or by trustees for the benefit of employees relates to board of directors shall disclose in the report। अगर सपोज एम्प्लॉइज ने वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं किया है, बराबर, इफ द एम्प्लॉइज हैज नॉट एक्सरसाइज द वोटिंग राइट, द बोर्ड शैल डिस्क्लोज व्हाट, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जिन लोगों ने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज नहीं किया है, रीजंस फॉर नॉट वोटिंग, क्योंकि एम्प्लॉय है, अंदर का कुछ तो बात पता होगा उन लोग को, इट इज अ सस्पिशियस थिंग, राइट। द नेम ऑफ द पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग सच वोटिंग राइट, उसके जगह पे कोई और एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका नाम, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन फेवर ऑफ सच एम्प्लॉइज एंड परसेंटेज ऑफ सच शेयर्स टू टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, डेट ऑफ जनरल मीटिंग, ओके, द रिजोल्यूशंस इन विच वोट्स कास्ट, बराबर, द परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर टू टोटल वोटिंग पावर ऑन ईच रिजोल्यूशन, बेसिक डिटेल्स है, वेदर द वोट्स कास्ट वेयर इन फेवर और अगेंस्ट, ये सारी डिटेल्स तुम लोग को वहां पे लिखनी है। फेवर में वोट किया था कि अगेंस्ट वोट किया था, ये बताना भी जरूरी हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू सीएसआर। सेम चीज तुम लोग ने चैप्टर नंबर 7 में भी देखा होगा, सीएसआर कमिटी, बट फिर भी यहाँ पे है, तो लेट अस सी, वी विल डिस्कस इट। नाउ बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक सीएसआर कमिटी का रिपोर्ट भी जाना चाहिए, और सीएसआर कमिटी के रिपोर्ट में क्या आएगा, तो डिस्क्लोज व्हाट द कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कितने आदमी थे, राइट। कमिटी ऑफ मेंबर्स का कंपोजिशन याद ही होगा, नॉर्मली 3, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो 2 से काम चल जाएगा। फॉरेन कंपनी है तो 2 मेंबर, एक यहाँ का एक वहां का, बराबर के नहीं, यहाँ का मतलब रेसिडेंट इन इंडिया ऐसा होना चाहिए। ओके, सो दोस थिंग्स यू आर डन ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर 7, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुरी बात है, सॉरी। नेक्स्ट इज contents of CSR policy as recommended by CSR committee
एंड अप्रूव बाय द बोर्ड। किस तरह का पॉलिसी है वो बताओ, क्या CSR एक्टिविटी है वो सब बताओ। ओके, सेक्शन 135(5) provides that board of the company referred in subsection 1 shall ensure that company spends in every financial year at least 2% of average net profits made during the preceding 3 financial year. Okay, in pursuance of its CSR policy। ये तो अपने को पता ही है 2% स्पेंड करना है, अगर स्पेंड नहीं किया तो डिस्क्लोज द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग, बराबर। Corporate Social Responsibility Rules 2014 requires that the board report shall include annual report on CSR containing particulars of annexure to these rules, right? मैंने पहले बोला बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एनुअल रिपोर्ट अटैच हो जाता है, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR बाय द वे, नॉट एनुअल रिपोर्ट बड़ा वाला, बट ये सिर्फ एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR है। The disclosures contents of CSR policy in the board report and on the company's website, if any, shall be as per the attached annexure to the company's CSR rules 2014। okay, तो rules के हिसाब से जैसा disclosure बोला है वैसा होना चाहिए, right? It's the same thing you will see in chapter number 7 as well। so ये एक ऐसा चीज हो गया जो तुम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हो। okay, now next document what we are going to study is annual return, right? annual return के बाद क्या अपना website disclosures and that's it, छोटा सा chapter ही है as I said। now annual report और annual return में फर्क क्या है? annual report comprises of many documents। एनुअल रिपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन एनुअल रिपोर्ट सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। एनुअल रिटर्न इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट। एनुअल रिटर्न इज द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, टू बी ऑनेस्ट एनुअल रिटर्न इज द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। इट इज पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये एनुअल रिटर्न है ना, बोर्ड रिपोर्ट के नीचे अटैच होता है। MGT 9 बोलते हैं इसका, फॉर्मेट होता है MGT 9 में। ओके, तो एनुअल रिटर्न अटैच हो जाता है बोर्ड रिपोर्ट के नीचे। मतलब मैं बोर्ड रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूं तो साथ में मैंने एनुअल रिटर्न भी सबमिट किया, और बोर्ड रिपोर्ट किधर जाता है? एनुअल रिपोर्ट में। इसीलिए इट इज द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, बराबर। नाउ इसके अंदर इफ यू सी द मेजर थिंग्स आर रिलेटेड टू शेयर होल्डिंग। एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेजर जो फोकस किया है ना वो शेयर होल्डिंग, मतलब होल्डिंग्स के ऊपर है, चाहे शेयर, डिवेंचर कुछ भी हो। द मेजोरिटी फोकस इज गिवन टू दैट कॉन्सेप्ट। नाउ सी, लेट अस सी क्या बोलता है ये। एनुअल रिटर्न इज अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट ऑफ stakeholders of the company as it provides comprehensive information about various aspects of the company. It perhaps the most important document required to be filed by every company with ROC along with financial statements। इसलिए देखो, apart from financial statement, this is the only one document which is compulsorily filed with the registrar every year irrespective of any events happening in the company or no। हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, एनुअल रिटर्न हमेशा फाइल करना पड़ेगा। While financial statements give information on financial performance of the company, annual return gives extensive disclosure and greater insight to non-financial matters of the company and people behind the management of the company। बराबर। एप्लीकेबिलिटी के बारे में बोलेंगे तो which form it is to be filed। तो इंडियन कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है MGT 7 में, फॉरेन कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है FC 4 में। ओके